ये मसाइल हैं हमारे माशरे में, ये भी जान के 1974 से पहले चेस हराम नहीं थी। तो हम ये दुनिया फतह नहीं कर वही। सकते जब तक, या हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे बच्चे चेस के प्लेयर नहीं बनेंगे। जी, उनकी ना डॉक्टर मार्क की बात की देखें, इल्म आ जाना एक अलग चीज है, उस इल्म को इस लेवल पे लेकर जाकर दूसरों को सिखाना ये बहुत बड़ा स्किल होता है। इससे आपको टाइम लाइन आपकी सेट हो जाएगी, जल्दबाजी खत्म हो जाएगी। आपको पता है भाई साहब, बीज डाला है, पौधा लगाया है, जाके बाहर में ही फल देगा, खजा में कुछ नहीं कर सकता। दैट इज दुनिया है, दुनिया है डिजिटल। चल भाई, लिखा जा क्या हो गया, डिजिटल। डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सी थ्योरीज चेंज हो गई, रिलेशंस की थ्योरी चेंज हो गई, कम्युनिकेशन की थ्योरीज चेंज हो गई, रख रखाव की थ्योरीज चेंज हो गई। सोशल मीडिया आने के बाद हमारा सब कुछ ही जो है वो तितर बितर होकर रह गया। गोरे के हाँ ये था कि गोरा एक लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका था। गोरे ने जो है वो अपनी किसी हद तक कम्युनिकेशन, एटिकेट्स, मैनर्स, ये उनके माशरे में काफी हद तक आ चुकी थी। उसके बाद जब डिजिटल आया तो डिजिटल में क्या हुई, इन चीजें देखें, इसको सिंपल अगर मैं एक वर्ड से डिफाइन करूँ ना, स्पीड। और कुछ भी नहीं है, स्पीड। पहले मैं खत लिखा करता था, खत लिखने के लिए मैं लिखा करता था, मैं अपने मोहल्ले में कोई शख्स ढूंढता था, वो आता था, मैं उसको अपने जज्बात बताया करता था, वो फिर खत लिखा करता था। उस खत लिखने के बाद फिर मैं उसको एक लिफाफे में डाला करता था, उसको फिर मैं थूक लगा के बंद किया करता था। उसके बाद फिर मैं उस पर टिकट लगाया करता था, फिर मैं डाकिए के पास जाता था, डाकखाने में जमा कराता था, फिर वो डाकखाने से उड़ता हुआ उसकी वो डाक जाती थी, फिर वो उड़ता उड़ाता पीआईए के जहाज पे पहुंचता हुआ फिर वो बाहर जाता था यूएसए। ये महीने लग जाता था इसके अंदर। फिर वहां जाते उसके दरवाजे पे जाता था, फिर वो उसके पास आता था, फिर वो बैठ कर खोल के पढ़ता था, फिर पता लगता था कि 1.5 महीना पहले शाहिद के साथ क्या हुई थी, वो उसने मुझे खत के अंदर लिखी। और वो कमाल की कम्युनिकेशन है। अगर आप जिंदगी में मौका मिले किसी लाइब्रेरी में चले जाएं या अपने किसी बड़े से पूछें, वो खत पढ़ लेना अगर आप भूल जाएंगे सारी कम्युनिकेशन होती क्या है। क्योंकि एक खत में उसको, आपको पता है कि एक खत है जो भी लिखना है, उसमें सबका हाल बताना, अच्छा बुरा बताना, जज्बात बताना, एक सफे के ऊपर लिखना बड़ा कमाल का काम होता था। वो मैं और आप खत लिख नहीं सकते थे, ना लिख सकते हैं। ढूंढिएगा कभी पुराने खतूत किसी से, देखिएगा कैसे लिखे जाते हैं। तो वो क्या हुआ, ये सारी बातें जो मैंने अभी की हैं ये आ गई हैं 3 से 4 सेकंड पे। हेलो, हाय, हाउ आर यू, उठो, ये क्या कर रहा है। तो क्या हुआ, वो सारे के सारे नॉर्म्स खत्म होके, तो टेक्नोलॉजी या डिजिटल ने और कुछ भी नहीं किया, स्पीड अप कर दी हैं चीजें। बिल गेट्स एक दफा, अपना एक दोस्त था अमेरिका में, उसका वो सब बहुत बड़ा वेजिटेबल की चेन, फ्रेश वेजीज का एक्सपोर्ट लाता था। खेत से फ्रेश वेजिटेबल सुबह सुबह आना, सप्लाई चेन में लगना, सफाई होना, पैकिंग होना, फिर स्टोर में आके लगना, फिर कस्टमर की पूरी सप्लाई चेन थी उसकी। बड़ी पुरानी बात है। जब बिल गेट्स नया नया आईटी की दुनिया में आया तो एक दिन विजिट करने गया, तो उसने कहा यार तू मेरा ये निज़ाम तो जरा इसमें आईटी शाईटी कंप्यूटर शम्प्यूटर लगा, कोई निज़ाम शम सेट हो। तो उसने कहा अभी नहीं लग सकता तेरे पास ये आईटी सिस्टम, तू पहले अपने सिस्टम ठीक कर। तो सिस्टम का मतलब होता है कि वो जो रियल लाइफ में इंप्रूवमेंट है, लोगों को काम करना आता हो, ट्रकों के रूट डिफाइन हो, सारी चीजें डिफाइन हो, फिर जब ये कुछ डिफाइन हो जाएगा फिर हम इसको डिजिटलाइज करेंगे। अगर मैंने इसको अभी डिजिटलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सोल्यूशन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तू एंड एट द एंड खड़ा वहीं पर होगा। तो पहले प्रॉब्लम खत्म कर, फिर मल्टीप्लाई कर, तो सिर्फ सोल्यूशन मल्टीप्लाई होगा। तो डिजिटल दुनिया ने चीजों को तेज कर दिया है। अब जब तेज किया है तो हमें, और फिर एक्सेस हर एक की हो गई है। अब बख्तावर भी लेटर लिख सकती है, मैं भी लिख सकता हूँ, दानिश भी लिख सकता है, शुमाइला भी लिख सकती हैं, हर कोई लिख सकता है, हर किसी को लिख सकता है। लेटर लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, एसएमएस कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो अब जो सबसे बड़ा मसला है डिजिटल दुनिया के अंदर, वो हमारी कम्युनिकेशन का बेड़ा तड़ गया। हमने नॉर्म्स को भुला दिया। एसएमएस का मतलब होता है, व्हाट्सएप को छोड़ दो जरा, एसएमएस पे आते हैं। क्या मतलब होता है एसएमएस का?
जी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका पर्पस, अगर आप में आपके पास पुराने मोबाइल हों, कभी देखे हो 3310, 1100, 6310, 8300, बड़े बड़े प्यारे मोबाइल थे वो। 2003 के या 2002 के इलेक्शन कब हुए थे? 2003 में, 2002 में, जब मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए थे। तो उस वक्त चौधरी शुजात टीवी पे आया तो उसके हाथ में मोबाइल था 8210। बड़ा हिट हुआ था वो 8210 मोबाइल। तो मेरे चचा बैठे हुए थे उस वक्त, हयात थे। उन्होंने कहा बस लेना है तो यही मोबाइल लेना, और जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। तो वो फिर चाचा हमारे पास इस्लामाबाद आए, तो फिर मैं और भाई गए, हमने जाकर उनको मोबाइल लेके दिया। तो उन मोबाइल्स के अंदर ना 5 से 10 शॉर्ट मैसेज हुआ करते थे, ड्राफ्ट में पड़े होते थे टेम्पलेट बन के, कि वो आपने किसी को भेजने हो तो वो भेज दें। शॉर्ट मैसेज सर्विस का मतलब ये था कि बस शॉर्ट सा मैसेज, कि मैं घर के बाहर पहुंच गया हूँ, कम आउट, कमिंग, आई एम इन मीटिंग, सी यू। किसी को कोई फ़ोन नंबर भेज दिया, किसी को कोई टेक्स्ट भेज दिया। गोरा आज भी एसएमएस का यही इस्तेमाल करता है। हमने क्या इस्तेमाल किए? पूरी पूरी राम कहानियां जितने मैंने पढ़े किए मैं एसएमएस के ऊपर, ओए होए होए होए, अपने वक्त में। ये व्हाट्सएप पे तो अब आया ना, अभी भी व्हाट्सएप पे भी लोग पढ़े कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस का हमने जितना बेड़ा चढ़ाया, हमने इसके ऊपर तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। आपको शायद याद हो, एसएमएस पे तस्वीरें आया करती, गुलाब का फूल एसएमएस के अंदर। वाह वाह वाह, ऐसे क्रिएटिव लोग थे। तो क्या किया, क्योंकि पता नहीं था ना, तमीज नहीं थी। फिर किसी को कॉल करें तो अगला बंदा कॉल काट दे, तो बंदा तब जाता है मेरी कॉल काटी है, ऐसी की तैसी। अब वो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। अगला बंदे ने, भाई कोई मजबूरी होगी, कॉल काटने का मतलब है वो आपकी इस वक्त आवाज नहीं सुनना चाहता, उसकी जान छोड़ दो। वो कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं फंसा होगा, दोबारा कॉल कर लेगा। रात को 3 बजे कॉल कर देंगे, 4 बजे कॉल कर देंगे। कॉल करते सार अपना मसला शुरू कर देंगे। तो हुआ ये कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल दौर में जब हम आए, तो हमने वो चीज़ें सीखी नहीं हुई थी, हमें एटिकेट्स का पता ही नहीं था। हमें सलाम, हमें उर्दू में वालेकुम अस्सलाम वालेकुम लिख के बड़ा स्वैग मिलता है। मैं उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ, ठीक है, आप उर्दू में ज़रूर कहें, लेकिन कब अस्सलाम वालेकुम कहना है, कब खुदा हाफिज कहना है, तमीज़ से कैसे बात करनी है। तो ये डिजिटल दुनिया के अंदर आने के बाद हमें फिर ऊपर से आ गया सोशल मीडिया। हुआ ये कि जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, कि इंटरनेट आने के बाद हमारा सोशल इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क हो गया। सोशल इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क हो गया। और सोशल इंटेलिजेंस का जब बेड़ा गर्क हुआ, तो फिर एक सोशल इंटेलिजेंस बड़ा पार्ट है आपका। दूसरा, हम इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर है ही, दुनिया ही ऐसी है। तो एक जो गैप था, ये जो फाइन लाइन थी, बल्कि लाइन नहीं थी, ये पूरी दीवार थी। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे शायद इस्लामाबाद के सेक्टर का कुछ पता हो आप लोगों को। हमारे यहाँ एक जेंट्री सेक्टर है जिसको एफ सेक्टर कहा जाता है। इसमें F6 है, F8 है, F6, F7, F8, F10, F11। ये जो सेक्टर है, एफ सेक्टर, ये बहुत हैवी किस्म का, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुराने लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जी जो है दरमियाना है, आई फिर बिल्कुल से फारिग है। मैं आई सेक्टर में रहता था। तो ये, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, 91, 92, 93 की। मसन हम एफ सेक्टर जाया ही नहीं करते थे, जाया ही नहीं करते थे। हम कहते दो, क्या करना है, क्या करेंगे, वो तो हमारे लिए बना ही नहीं है, हम वहाँ के हैं ही नहीं। मैं जस्ट आपको कुछ ये बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी दीवार थी। तो हमें नहीं पता था इन लोगों की लाइफ क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हर कोई ऐसा रहता था, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमारी बहुत हद हमारी दरमियान में एक जी सेक्टर आता था, ये आई सेक्टर था। I8, I9, I10, ये आपने शायद सुने हो इस्लामाबाद की चीज़ें। इस तरह आपके शहरों में भी अपनी जगह जगह इलाके होंगे डिफेंस, अब तो खैर डिफेंस और इस तरह की चीज़ें, पुराना अचरा, तो ये वो। तो यहाँ तो हम कभी कभी फटक पड़ते थे, यहाँ की हमारी यारी दोस्तियां भी थी, ये भी आया करते थे, मेरे एक अंकल थे यहाँ पर, सारा कुछ था। लेकिन ये इलाका एक अननोन होता था, हमारे दिल में कभी ख्वाहिश भी पैदा नहीं हुई, ना हमने इनकी जिंदगियां देखी हुई थी, ना हम इनको जानते थे। इनमें तमाम मिनिस्टर्स के घर हैं, एक्टर्स बड़े बड़े यहाँ रहते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। सेंटोरस भी इसी में ही है, पार्लियामेंट अपना वो भी इसी तरफ बनते हैं, सारी की सारी चीज़ें। अब ये फर्क रिमेन था। छोटे बच्चे को नहीं पता होता था कि एक, मेरे बाप के पास, मेरे अबू के पास यामा हुआ करता था, मेरे अब्बा के पास यामा है। तो इस एफ में क्या होता, मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे जानने की जरूरत नहीं थी, ना मुझे बताया गया था, ना मैंने देखा था, ना मेरे लिए देखना जरूरी था। तो हमारे लिए तो यामा ही BMW था।
ठीक है, मैं वो बच्चा होता था कि जब अबू आया करते थे ऑफिस से वापस, तो मैं उनको बाहर रोक लिया करता था। मैं उनके साथ टैंकी में बैठा करता था बाइक की, और फिर वो बाइक अंदर आया करता था थड़े से ऊपर होके सेन के अंदर। तो हमारे लिए यामा ही सब कुछ था, खुश थे। 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं तक हमें पता ही नहीं था। फिर हल्का हल्का वक्त बदलना शुरू हुआ, हम जवान हुए, तो हम कभी कभी यहाँ चले गए, ओए ये क्या हुआ, ये इतनी बड़ी गाड़ी होती है, अच्छा ठीक है यार, हमारे अब्बू के ऑफिस में भी होती है, लेकिन यहाँ तो लड़के के पास गाड़ी चला रहा है ब्लैक रंग की, वाह यार क्या बात, आराम कमाता होगा इसका बाप तो, मेरी पहली सोच। उसने थोड़ी सी रेस दी, ओ आराम कमाता होगा। चलो ठीक है भाई, साइकिल वाला मेरे बाप को भी यही कहता होगा, वो इसके पास यामा है, आराम कमाता होगा। तो ये भी आपकी जरा सोच करेक्ट कर रहा हूँ, ये जो हम फौरन टैग लगाते हैं ना, हराम कमाता होगा, भाई आपके बाप की औकात नहीं थी इतने कमाने की, तो आप अब दूसरे के बाप को क्यों कहते हैं हराम कमाता होगा? क्यों फैसला करते हैं? वो बेशक विलियां भी करता हो, तो ये नहीं डिफाइन करना होता कि ये हराम कमाता है इसलिए विलियां कर रहा है। अपने अपने शौक, अपने अपने वक्त की बात होती है। खैर, इंटरनेट आया, डिजिटल दौर आया, तो मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स जिसने घर में शेर पाले हुए हैं, लॉइंस, गाड़ियां उसने V8 6 7 रखी हुई हैं, 3 4 उसके पास अमेरिकन जो हैं क्लॉक्स और ये गन जरा रखी हुई हैं, 5 5 हज़ार के नोट की गड्डियों की उसकी फ्रंट सीट पे पड़ी होती हैं, सोनी सोनी लड़कियां उसके साथ बैठी होती हैं। मैं बैठा हुआ अपनी मंजी के ऊपर सोचूं कि यार मेरी तो मंजी भी ढीली हुई है, ये कौन लोग हैं भाई, ये कौन सी मखलूक है, ये भी तो इंसान है, ये मेरे साथ क्या हुई है, मुझे अल्लाह ने कहाँ पैदा कर दिया, मैं क्या हूँ, मेरे साथ तो ज्यादती हो गई। अब बताएं, ये सब कुछ होने के बाद, डिजिटल दौर में आने के बाद, मैं अप्रिशिएट कर सकूंगा अपने बाप को? मैं अप्रिशिएट कर सकूंगा खुदा के सामने? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने को आप डायलॉग मार दें, ठीक है, डायलॉग मार दें आप, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, यू कैन नॉट डू इट। दिल से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं शिकवा जरूर आएगा, यार हमारा बाप भी क्या सरकारी नौकरी करता रहा, कर लेता अपने वक्तों में बिजनेस, तो आज हमारे नीचे भी V8 गाड़ी होती, डाले शाले होते, कोई घूमते फिरते ही करते, क्या सरकारी नौकरी करते रहे, क्या टीचर का काम करते रहे, क्यों नहीं दुबई गए, क्यों नहीं अमेरिका गए, क्या इधर उखाड़ा यार? शौरी लाशौरी तौर पे ये दिमाग में चीजें आएंगी। अच्छा, अब इसकी असलियत देख लें। मेरी अपनी परसेप्शन है, आप भी जानते होंगे, 99% लोग जिनके पास असल में ये चीजें हैं वो इंटरनेट पे नहीं आए, इंटरनेट पे नहीं आए। जिनके पास असल में ये चीजें हैं ना, कौन लोग आ गए? किसी यार दोस्त के पास से, उसने जाकर तस्वीर खिंचवा ली, किसी ने रेंट पे गाड़ी ली, उसने तस्वीर खिंचवा ली, किसी ने शादी पे रेंट पे गाड़ियां निकली हुई थी, उसने शादियों पे रेंट लेकर गाड़ी निकलवा दी। अब तो उसने तो भाई साहब ने पिक्चर लगा दी है, मेरी तो नींद हराम हो गई। मैं कहूँ इसकी तो शक्ल भी नहीं है लैंड क्रूजर वाली, इसने कैसे ले ली? भाई उसकी वाकई नहीं है यार, लेकिन उसने खिंचवा दी तस्वीर। तो डिजिटल दौर जब शुरू हुआ, तो फिर बहुत बड़ा जो मसला क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि ये जो बैरियर था ना, अमीर और गरीब की लाइफ के दरमियान का, ब्रेक हो गया। मुझे पता लग गया कि अमीर का घर कैसा होता है, अमीर के घर में जो मार्बल लगा होता है, ओए होए 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 होए। मैं तो उस मार्बल में फंस के रह गया, बाकी तो छोड़ दो, जो फर्नीचर जो चीजें, मेरा देखना जरूरी नहीं था। मेरे लिए ये देखना जरूरी नहीं था कि F7 में या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में क्या लगा होता है, उसके घर में कितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके घर में किस तरह के जानवर होते हैं, उसके यहाँ फर्नीचर किस तरह का होता है, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं था, लेकिन इंटरनेट की वजह से मुझे जानना पड़ गया। और जब इंटरनेट की वजह से मुझे जानना पड़ गया, तो फिर हो गया काम खराब। फिर मुझे अपनी मंजी भी ढीली लगना शुरू हो गई, सोफे अपने खराब लगना शुरू हो गए, और यहाँ से जो असल मसला शुरू, तो डिजिटल दौर के अंदर जो इंटेलिजेंट होना है वो क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। मेरा माउस सही काम नहीं कर रहा, लेकिन चले, अब लिखते हैं, टाइप करते हैं, उससे लिखा नहीं जा रहा। आप ऐसे मूवीज तो सबने देखी होगी, मूवीज कोई है जिसने अब तक कोई मूवी नहीं देखी हो? कोई अच्छी सी अपनी फेवरेट मूवी का नाम टाइप कीजिएगा, मैं जरा एक नगट खा लूँ।
चलो जी। कोलंबस सीरीज, पायरेट ऑफ कैरिबियन, और पीछे आपने थ्री इडियट्स, जॉन विक, तुर्किश सीरीज। ओके गुड है। आपको और मुझे सबको मालूम होता है, मूवी देखते हुए भी, कि ये जो लड़का और लड़की कमरे में अकेले प्यार का इजहार करने वाले हैं, ये अकेले नहीं हैं भाई साहब। इनके ऊपर 10 लाइटें मारने वाले खड़े हुए हैं, डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं, मेकअप वाले खड़े हुए हैं, ये सब लोग खड़े हुए हैं, और दरमियान में ये सीन चलने वाला है। लेकिन फिर भी आपको रियल फील भी होता है, आप इंजॉय भी करते हैं। आप सीन देखें, जंग का सीन है, ट्रेन चल, आपको पता है कि ये ट्रेन नहीं चल रही, इसके साइड पे भी कैमरे लगे हुए हैं, ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं, इसकी एडिटिंग भी हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। आपको 101% यकीन होता है कि ये रियल नहीं है, ये सारे का सारा आर्टिफिशियल 101% शूट हुआ हुआ है। उसके बावजूद आप देखते हैं, उसके बावजूद आप इंजॉय करते हैं, उसके बावजूद आप इमोशनल हो जाते हैं। मूवी के अंदर कोई मरने मोरने लगे, कोई ऐसा काम हो जाए, तो आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ दिस मीडिया, कि ये आपको इमोशनली बिल्कुल बदल के रख देता है, आपको जिंदा कर देता है। हकीकत नहीं है ना, लेकिन आपको हकीकत लगती है। तो याद रखिएगा, फेसबुक हकीकत नहीं है। फेसबुक हकीकत नहीं है। इंस्टा हकीकत नहीं है। टिकटॉक हकीकत नहीं है। ये क्लियर कर लें अपने माइंड में कि 90% मटेरियल वो आ रहा होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। शाहिद राना तहरीर लिख के मार रहा है, इसलिए मार रहा है कि भाई सब बच्चे पढ़ेंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, फॉलो लगेगा, लाइक लगेगा, कल को उनको कोई सौदा बेचेंगे, इनसे पैसे निकलवाएंगे, या वैसे ही खुश होते रहेंगे, बेगम को जाके कहेंगे ये देखो तुम तो सुनती नहीं, उधर 3,000 लोग सुनते हैं। तो ओनली पर्पस, हकीकत में पावे जो लिख रहा है वो कभी जिंदगी में किया भी ना हो। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। बहुत दफा ऐसी पोस्टें की गई हैं मेरी प्रोफाइल से जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका रियल लाइफ में शायद मैं वो इम्प्लीमेंट ना करता हूँ, लेकिन क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मेरी इन हरकतों को रियलिटी समझ लेंगे और उसके पीछे पीछे हो लेंगे। तो किसको बुरा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई होल है? हर एक की ख्वाहिश होती है। तो इस ख्वाहिश के चक्कर में हर ऐरे गैरे नथु खैरे ने क्या किया, अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली फेसबुक के ऊपर। अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट हो गई है। उस अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट को अथेंटिकेट कर लिया, किस तरह? फॉलोअर से, इन चीज़ों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो बहुत से रियल लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सारे का सारा ये आपके पास क्रिएट हो गया। तो डिजिटल इंटेलिजेंस ये है भाई साहब, कि आप डिजिटल दुनिया के अंदर रियलिटी और जो वर्चुअल दुनिया क्रिएट हुई है इसका फर्क वाजिया रख सकें। अगर आप इसका फर्क वाजिया नहीं रख सकेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में जाके स्लिप हो जाएंगे, और जब आप स्लिप हो गए तो फिर काम खराब हो गया। ये मैं पिछले परसों के लेक्चर में भी, 3-4 दिन पहले भी लेक्चर हुआ था, उसमें भी आपको बता रहा था कि इंटरनेट के ऊपर इम्प्रेस हो जाना किसी से, अगर आपने इंटरनेट पे इम्प्रेस होना है तो यार फिर मधुरी से वो कौन आजकल नई शई आई हुई है, कोई वो कौन सी हीरोइन है यार, ये जो पठान वाली है, इससे इंप्रेस हो जाओ यार। ये किससे आप इंप्रेस हो रहे हो? सब एक ही जैसे हैं, इंटरनेट के ऊपर सब एक ही जैसे हैं। तो इंप्रेस होना, थोड़ा सा ज्यादा शौक पूरे कर लो। ठीक है, छोटे मोटों से इंप्रेस हो जाते हो। मोटिवेशनल स्पीकर सुनना है तो दुनिया का सबसे बड़ा सुन ले भाई तू, नूरा फतेह। ठीक है, तू सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर सुन ले जा। एक से एक पढ़े, भरे पड़े हैं इंटरनेट पे। रॉबिन शर्मा है, टोनी रॉबिन्स है, और हैं बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। तूने जरूर पाकिस्तानी सुनने हैं अगर तूने इस दुनिया में जाना ही है। चॉइस है ना अपनी। आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पसंद कर रहे हो बैठ के, यार अगर तूने इंटरनेट पे बैठ के पाकिस्तानी एक्ट्रेसों की शक्लें ही देखनी है तो जा यार, तुर्की चला जा, अजरबैजान चला जा, पोलैंड चला जा, क्या फर्क पड़ता है? अपना विजन बढ़ा ले भाई। रियलिटी तो है ही नहीं ना, हकीकत में तो तुझे ना कभी इधर क्या नाम है बख्तावर वो उस ड्रामे वाली का यार,
बख्तावर मेरी स्टूडेंट है, मैं इनको अक्सर तंग करता रहता हूँ, वो कौन थी एक्ट्रेस, ना तो हकीकत में वो मिलनी है, ना हकीकत में मधुरी मिलनी है, तो हकीकत में तो मिलनी ही नहीं है, तो ठीक है जो मर्जी डिजिटली करते रहो। तो मकसद आपको बताने का ये है कि इंटरनेट पे जब करना है तो ये चीज माइंड में रखनी है यार, दिस इज, बस ठीक है, इससे मेरी रियल लाइफ पे कोई ढींगे का फर्क पड़ रहा है। आप सुन लें कासिम अली शाह साहब के 1000 लेक्चर ऑनलाइन, आप सुन लें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की 4 शादियों के भाषण, उनके 4 शादियों के भाषण सुनने से आपकी शादी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर ले, भाषण सुनने से शादी नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन घर आके बड़े अब्बा से जूते ही पड़ेंगे। इसका पॉइंट ये है कि डिजिटल दौर के अंदर जहानत अगर आपने कायम रखनी है तो डिजिटल दुनिया से अपने आप को लिमिटेड करें थोड़ा सा। अपना इल्म व फरासत, अपनी अक्ल, अपनी तमाम चीज़ें इस फेक दुनिया में आपको नहीं मिलेंगी, जो मिलेगा फेक ही मिलेगा। तो जब ये डिजिटल का दौर आया तो उसके अंदर इंटेलिजेंट कैसे बनना है, इसको भी हम थोड़ा बहुत एग्जैक्टली मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स खोल के दिखाऊंगा कि कैसे इसने क्या मैनिपुलेट, मैं अपनी खोल के दिखा दूंगा आपको कि यार ये जब मैंने पोस्ट की थी उसका क्या पर्पस था। इसका पर्पस ये था कि मैंने आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब ये पोस्ट लोग देखेंगे तो कहेंगे अच्छा यार ये हुआ था, मैं इसको अपनी मेमोरी में लगाऊंगा टोटल। और ये मैं नहीं, सब ऐसे ही करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, मैं तो इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन हम मैं आपको प्रोफाइल्स खोल के ये सारी चीजें चेक कराऊंगा। अब आते हैं जी आखिरी अगली चीज पे आज के सेशन में, जिसके लिए आप आए थे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, EOU, वोवल्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। पहली चीज तो इसको एक सेशन हम कर चुके हैं इस पे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अ, ये वाकई में बहुत खतरनाक, वाकई में बहुत यूजफुल, और वाकई में बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो चुकी है। मतलब अगर कोई आपको ये कह रहा है कि AI लोगों का रोजगार नहीं खाएगी, AI कंटेंट राइटर को नहीं मारेगी, AI डिजाइनर का बेड़ा गर्क नहीं करेगी, AI कोडर्स का बेड़ा गर्क नहीं करेगी, ये सबको खा जाने वाली है। जो जो उसको पकड़ता गया वो बचता गया, जो जो नहीं पकड़ेगा वो पत्थर के जमाने का हो जाएगा। जी दुरे फिशां है, थैंक यू बख्तावर। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पत्थर के ज़माने में चला जाएगा जो इस पर ना आया। मैं आज छोटी सी एग्जांपल, मैंने एक आर्टिकल लिखना था, एक मेडिकल का ब्लॉग है मेरे पास, ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल लिखना था। तो वो आर्टिकल मैंने आज AI से लिखा। हम बैक एंड पे योस्ट का SEO के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ऑन पेज SEO के लिए। जब आप लिख रहे होते हैं तो वो आपको बता देता है आपने कैसी इंग्लिश इस्तेमाल की हुई है, आपने ट्रांजिशन वर्ब यूज़ किए या नहीं किए, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, सेंटेंस बहुत बड़े तो नहीं हो गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो बता रहा होता है साथ साथ। तो उससे पहले मैं जब लिखा करता था ना तो हम टाइम लगता था कहीं से चेंज करना, ये करना। तो आज मैंने सारी की सारी कमांड AI को दी, मैंने कहा भाई साहब 500 वर्ड का आर्टिकल लिखो विद ट्रांजिशनल वर्ब्स, विद शॉर्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। उसने वो आर्टिकल लिख के दिया, मैंने जाके योस्ट प्लगइन में डाला, उसने 100% ओके कर दिया कि बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कहा भाई इसके बाद केड़ा कंटेंट राइटर। हाँ, अकल इस्तेमाल की मैंने, कुछ वर्ड इस्तेमाल किए, कुछ चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन काम बहुत आसान हो गया। शायद मेरा, मैं अगर आपको बताऊं, 5 घंटे का काम, 5 आवर्स का काम, ये 5 मिनट में हुआ है, 5 मिनट में। और मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैंने भी अदील को कहा है, अदील है क्लास में कि नहीं, मैंने कहा अदील यार मंडे को ना 2-3 बना के डालते हैं, तू अपने अकाउंट पे डाल, बाकी डाल, गिग्स बना के डालते हैं कंटेंट राइटर, देखते हैं कौन खड़ा होता है हमारे सामने। मतलब कोई बड़े प्रोजेक्ट हो वो तो नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स हम एक्सपर्ट का मैं मुकाबला नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो भी तो AI यूज करेगा ना। मैंने अगर ट्रांजिशन वर्ब फलाने 2-3 वेरिएबल्स लगा के कुछ लिख लिया तो जो एक्सपर्ट है कंटेंट राइटर वो मुझसे बेहतर तौर पर, लेकिन अगर AI इस्तेमाल करेगा, अगर वो AI इस्तेमाल नहीं करेगा फिर गया। तो ये एक किस्म की ताकत आई है आप लोगों के पास, इसको इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप रियल लाइफ में अपने आप को इंटेलिजेंट समझना शुरू हो गए,
उसके बाद आपका सोशल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो गया, उसके बाद आप इंटरनेट पे, आपको समझ आ गया इंटरनेट की दुनिया है क्या, इसको कैसे टैकल करना है, एंड देन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना सीख के इसकी असल रूह के साथ, फिर आप बनेंगे एक मुकम्मल ज़हीन शख्स। जो मेरी कोशिश है कि चलो यार एक नया तजुर्बा करते हैं। ये कोर्स ना इसकी कोई फीस है, आप इसमें और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, ना इसका कोई है। मैंने बहुत मेहनत करनी है इसके अंदर, मुझे ये पता लग गया है, क्योंकि पहले होते से बच्चे बच्चे उनको तो कोर्स के दरमियान में कहते थे खुदा हाफिज। इस वक्त मुझे लग रहा है कि कुछ सीनियर लोग भी हैं, तो वो कहेंगे भाई तुम हमें किस झंडी में लगा के चले गए हो, क्यों नहीं ले रहे क्लास, क्यों नहीं कर रहे। तो कमिटमेंट इस वक्त बड़ी है। तकरीबन 70 लोग इनरोल हुए थे, 70-80 लोग। और अभी भी आप लोगों ने पहली क्लास ले ली है, बाकी लोगों को इनरोल करना चाहें ग्रुप में शामिल करें, या वो फॉर्म दे दें, वो फॉर्म फिल कर लेगा, ताकि हम इसको एक बड़े लेवल पे चीज़ें कर सकें। तो एआई के अंदर जो चीज़ें करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो चैट जीपीटी अगर है या उसके अलावा जिस तरह के टूल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसमें प्रॉम्प्ट कहा जाता है या कमांड कह लें। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इज कि हमने उसको कमांड क्या देनी है। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, उससे काम कैसे लेना है, रोबोट से काम कैसे लेना है, तो उसके साथ बातचीत कैसे करनी है, मैंने कैसे बोलना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ है इसके यूजेस, हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। तो वो तो अनगिनत है, आप कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टू टेक्स्ट हैं, टी टू टी, फिर टी टू इमेज है, फिर टी टू वॉइस है, टेक्स्ट टू वॉइस है, टेक्स्ट टू इमेज है, इमेज टू वॉइस है, वॉइस टू टेक्स्ट है। मतलब डिफरेंट किस्म की हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आएंगी। ज़्यादातर हम टी टू टी ही सीखेंगे। टेक्स्ट टू टेक्स्ट के हम टेक्स्ट लिखेंगे, वो हमें टेक्स्ट में जवाब दे देगा। हम टेक्स्ट लिखेंगे, वो पिक्चर बना देगा। हम पिक्चर देंगे, वो टेक्स्ट बना देगा। हम पिक्चर देंगे, वो वीडियो बना देगा। हम ऑडियो देंगे, वो टेक्स्ट बना देगा। ऑडियो देंगे, वो पिक्चर बना देगा। तो बहुत सी इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन पे हम काम करना सीखेंगे कि हमने क्या करना है। दूसरी चीज जो मेरी आपके साथ कोशिश होगी, हम सब लोग चैट जीपीटी से, जो हमारा मेन असाइनमेंट होगी, चैट जीपीटी से सब लोग एक एक बुक लिखेंगे। ये हमारे इस कोर्स का क्लोजर होगा, कि इस कोर्स के बाद आप सब लोगों के पास अपनी एक बुक होगी, खुद की लिखी हुई। किस टॉपिक पे होगी, कैसे होगी, ये मैं आपके साथ सारे का सारा, में जो हासिल होगा ना इस कोर्स का, कि एट द एंड ऑफ कोर्स के आपके पास एक जेन्युइन, कॉपी पेस्ट नहीं, जेन्युइन किताब होगी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में, या आप उसको उर्दू भी कर सकते हैं। किस टॉपिक पे होगी, किताबचा होगा, वो विल डिस्कस लेटर। चाइनीज कहते हैं, चाइनीज की प्रोवर्ब है। ये प्रोवर्ब मैंने 2011, 11 नवंबर, मुझे डेट इसलिए याद है, 11/11/11 ही था, 11 तारीख थी, 11वां महीना था और 2011 थी। डॉक्टर जीशान उस्मानी केम टू एट माई इंस्टीट्यूट इन मरी, और उन्होंने लेक्चर के दौरान ये बोली थी कि चाइनीज साइड 3 चीजें तो भाई जिंदगी में करके जानी है। वो क्या है? प्लांट अ ट्री, जिंदगी में आए हो तो ये काम तो करना ही करना है। प्लांट अ ट्री, राइट अ बुक, डॉक्टर साहब ने ये राइट अ बुक वाला ज्यादा पकड़ा हुआ है, बाकी काम भी हैं। आख तीसरा जो चीज थी, हैव आ, चलिए ये मैं डैश छोड़ता हूँ, देखते हैं आप कितना समझते हैं, किसने पढ़ी हुई है ये बात। डैश में क्या आएगा? पहला वो कहते हैं प्लांट अ ट्री, राइट अ बुक, हैव अ, वो इतने सियाने नहीं है जितनी सियानी आप बातें लिख रहे हैं। वो कहते हैं काका भी होना चाहिए, काकी या काका। मतलब आप अपनी जिंदगी में 3 काम लाजमी करने हैं, अगर आप दुनिया को कुछ दे के जाना चाहते हैं। तो ये 3 काम आपने करने हैं, दरख्त लगाना है, किताब लिखनी है, और काका काकी पैदा करनी है। अदरवाइज अगर आप इन तीनों में से कोई भी मिस कर देंगे, तो फिर आपका ये इस दुनिया में आना वेला है। जी जी उस्मान, वो चाइल्ड लिखा है, इसका मतलब है कि वाइफ है, तो फिर चाइल्ड आएगी। डोंट बी स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा कोर्स वर्क एआई के अंदर। अच्छा, अब हमारे सेशन किस तरह के हुआ करेंगे वो जरा देख लेते हैं। आज का थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया। सेशन का हमारा जो, हम हर सेशन को ना 3 पार्ट पे करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि पहले हमने वो पूरा एक पढ़ते रहे, ऐसे बोर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम 20 से 30 मिनट के अंदर, आज माउस को क्या हो गया यार,
फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट, डिफरेंट टॉपिक। सेकंड पार्ट में हम सोशल कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ एग्जाम्पल, कोई डिस्कशन, कोई गपशप, मसलन कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, प्यार मोहब्बत की बातें, इस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम सोशल इंटेलिजेंस पे गपशप करेंगे। तीसरे पार्ट में, ये पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा हुआ करेगा, तीसरे पार्ट में हम एआई के टूल्स, एआई पर हमने जो है वो तस्वीरों का काम है, टेक्स्ट है, कंटेंट राइटिंग कैसे की जा सकती है, किताब कैसे लिखी जा सकती है, फेसबुक की पोस्ट कैसे बनाई जा सकती हैं, आप कैसे सोशल मीडिया हैंडलर बन सकते हैं, गिग्स नई नई कैसे इजाद की जा सकती हैं, ये सारे का सारा काम हम यहाँ पर करेंगे। डिस्क्लेमर इसका ये है कि ये जो मैंने गिग की बात की है, फलानी बात की है, मेरा इस कोर्स के अंदर 0% ये मोटिव होगा कि मैं आपको कोई पैसा कमाना सिखाऊं। इस कोर्स का कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना ही आपने इस कोर्स के साथ कोई ऐसा मकसद अटैच करना है कि ये कोर्स कर लेंगे तो हम डॉलर कमाना शुरू हो जाएंगे। शायद इस कोर्स करने के बाद आपके डॉलर कम ही हो, ज्यादा नहीं होंगे। तो ये डिस्क्लेमर है, ये बात याद रखिएगा। आखिरी चीज, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एंड विजडम, ये फर्क मेरे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, कि शायद खुशकिस्मती से या किसी चीज से हमें एक सच्चा दीन मिल गया है, हमें रियलिटी जो है वो पता है। शायद बुद्धिस्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो, या शायद किसी और मजहब के पास ऐसा ना हो, लेकिन आई थिंक, और आप भी सोचते होंगे कि यार वी हैव ट्रुथ। तो इससे एक जो नेक्स्ट चीज जो आपने सोचनी है वो है विजडम की। जो शख्स खुदा को नहीं मानता या खुदा की नहीं मानता, को और की पे फोकस कीजिएगा, जो शख्स खुदा को नहीं मानता या खुदा की नहीं मानता, वो भला का इंटेलिजेंट तो बन सकता है, और बड़ी पड़ी है दुनिया, डार्विन भला का इंटेलिजेंट, और बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया भला का इंटेलिजेंट, वो वाइज नहीं हो सकता। वाइज होना सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए डिफाइन हो चुका है जो सच जानता हो, ट्रुथ, ट्रुथ। इंटेलिजेंट से जो अगला लेवल है, और किसी भी वक्त आप ये अचीव कर सकते हैं, वो एज अ मुस्लिम, या बाकी लोग भी ये बात कर सकते हैं अपने मजहब के बारे में, कि जब तक आपको मजहबी तौर पे या अकीदा की तौर पे या अपने बारे में या खालिक के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आप वाइज नहीं हो सकते। तो इंटेलिजेंट को वाइज से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। इसकी जो फाइन लाइन है वो सिंपल ये है कि जहीन तो कोई भी हो सकता है, विजडम के लिए ज़रा अलग से लेवल चाहिए होता है। और बहुत दफ़ा जो विजडम है वो इंटेलिजेंट, साइंस, मंतक, रीजनिंग, लॉजिक्स, सबको उठा के बाहर फेंक देती है। विजडम थोड़ी सी आगे की चीज़ है, ये दूसरा तीसरा गियर है, या चौथा गियर है, ये पहला गियर नहीं है। इंटेलिजेंट पहला गियर है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप डायरेक्ट विजडम पे चले जाएं। उसके लिए पहला स्टेप इंटेलिजेंट होना है। इफ यू आर एन इंटेलिजेंट मैन, आप इंटेलिजेंट वे से अपने रिश्ते निभा रहे हो, इंटेलिजेंट वे से अपना कारोबार चला रहे हो, इंटेलिजेंट वे से निज़ाम दुनिया चला रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप पे विजडम के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। बुद्धुओं के ऊपर विजडम नहीं खुलता। वो और कहानी है, वो मजनू हो गया, जंगल में वारा फिर रहा था, उस पर कोई ऐसी चीज़ होगी। आई डोंट बिलीव ऑन दैट स्टोरीज। तो ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। तो विजडम के ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी करना, बड़ा आसान सा है विजडम हमारे माशरे में, तो अल्लाह का शुक्र है। अगर आपने विजडम को पढ़ना है तो अशफाक अहमद की किताबें पढ़ें, सिर्फ एक किताब पढ़ लें, जाविया पढ़ लें। वासिफ अली वासिफ को पढ़ने की मैं तलकीन नहीं करूँगा। अ, उनके रिजल्ट्स हैं उनकी किताबों के अंदर, मसलन कंक्लूजन्स हैं। वासिफ अली वासिफ की जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर ज़्यादातर कंक्लूजन्स मिलते हैं आपको। अशफाक अहमद की किताबों में आपको शुरुआत मिलती हैं, पूरा हिस्सा मिलता है, पूरी सीरीज मिलती है किसी वाक्य की। तो वो आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड 18 साल, 19 साल, 20 साल, 30 साल, उनके लिए इशफाक अहमद है। पहले इशफाक अहमद पढ़ें, जाविया की किताब पढ़ें,
तो फिर आपको थोड़ा बहुत विजडम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इंटेलिजेंस से हट के। ये था जी आज का सेशन। उम्मीद है इस वक्त तक 37 लोग मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब सेशन स्टार्ट हुआ था कितने थे और ख़त्म हुआ तो कितने थे। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ बातें थोड़ी बहुत समझ बूझ आ गई होगी। और आखिरी चीज़, मुझ पे और आप पे फ़र्ज है इंटेलिजेंट बनना। ये बात याद रखिएगा कि मुसलमान पर फर्ज है, मुसलमान की इस वक्त जरूरत है। और मुसलमान होता ही इंटेलिजेंट है, बुद्धू मुसलमान नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सेशन रखे गए हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बहन भाइयों को मेरा हरगिज़ टारगेट आप जैसे नौजवान या बड़ी उम्रों के लोग नहीं होते। छोटा बच्चा जितना फ़ायदा दे सकता है हमारी कौम को इस वक्त, मैंने और आपने कुछ नहीं देना इस वक्त। मैंने तो कम से कम कुछ नहीं देना। ये रात को 9 बजे बैठ के जूम मारने हैं बस, इससे ज़्यादा कोई कैपेसिटी नहीं है। आपने भी कुछ ज़्यादा तीर नहीं उखाड़ लेने। जॉब बन गए हैं, जिस प्रोफेशन में चले गए, सरकारी नौकरी शौकरी छोटा मोटा कारोबार, बस थोड़े बहुत मुल्क से डॉलर ले आएंगे बाहर से बस। और कुछ नहीं करना आपने। करना आपके बच्चों ने, आपके छोटे बहन भाइयों ने है। उन पे फोकस करें, जो कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी में अच्छा उनको सिखाना शुरू करें। तो आपके घर में या इर्द गिर्द अगर आपके पास 13 साल 12 साल से छोटा कोई है, तो भाई साहब बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। उनको बनाना शुरू करें आज से एक ज़हीन इंसान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर सेशन आपके पास है, यू कैन टाइप इन चैट। हम मैक्सिमम 15 मिनट ये सेशन मजीद कंटिन्यू रखेंगे। और आप माइक अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन करके आपसे। जी, यू कैन रेज योर हैंड। मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। और सर कमाल का सेशन हुआ है आज का। मैं बस देखने आया था क्या बातें हो रही हैं, मैं हिल नहीं सका इधर उधर। जो भी है चले, कोई सवाल नहीं है यार। हद हो गई यार, 1.5 घंटा आपने बुलवा लिया, बल्कि ज़्यादा। सवाल ही कोई नहीं है। एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। अदरवाइज जी आपका माइक ऑन है। सर फेसबुक पर आपकी पोस्ट नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ। मेरा बेटा है माशाल्लाह तकरीबन 10 साल का होने वाला है अब। तो मैंने जो है उसकी लर्निंग करवाई है, काफ़ी चीज़ों को, ज़ाहिर है जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी उसकी एज में वो उसको अवेलेबल है। तो आपका क्या मतलब, आपकी क्या राय होगी कि उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए मैं क्या चीज़ें यूज़ करूँ? जैसे अब फिलहाल तो ज़ाहिर है ये है कि बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया है, उसमें हम अपने हिसाब से मैंने उसमें हदूद भी लगाई हुई हैं कि आपने यहाँ तक चीज़ें देखनी हैं। क्योंकि जैसे मतलब आप मुस्तकिल एक ओपन हर चीज़ नहीं पकड़ा सकते बच्चे के हाथ में। गेम्स मेरी कोशिश होती है ऐसी खेले जिसमें उसकी मतलब आईक्यू लेवल उसका बढ़े। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका क्या मशवरा है बच्चों के लिए? जी थैंक यू। अच्छा मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं उन कामों में, लेकिन जो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। नंबर वन, 101% ऑन फोकस ऑन एटिकेट्स। जहीन बच्चे का जहीन जहानत से ज़्यादा तमीज़दार होना ज़रूरी है, आजकल जो बहुत बड़ी कमी है। तो एटिकेट सिखाएं, बर्दाश्त सिखाएं, तहम्मुल सिखाएं। कैसे सिखाना है, क्या करना है, फिर स्टडी करें, फिर कभी डिस्कशन होगी। इंटेलिजेंस के लिए सिंपल यही है कि एक तो शायद आपको अजीब लगे, शायद आप ये कहीं तो ये तो हराम गेम है। मैं तो रेफर करता हूँ, मेरा तो 3 साल का बेटा है, मैं उसके साथ उसको चेस सिखा रहा हूँ। तो चेस सिखाएं बच्चे को, चेस सिखाएं। ये 1001 मसाइल सॉल्व कर देगा बच्चे के। उसका फोकस ठीक हो जाएगा, उसकी प्लानिंग ठीक हो जाएगी, उसकी जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट पीसीज, डिफरेंट लोगों का बड़ा कुछ सीखता है। बाहर के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है। एक दो लोगों को मशवरा दिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि वो मैं लेके आई तो मेरे ससुर साहब ने कहा कि ये तुम क्या उठा के ले आई हो, उठा के बर फेंको उसको। ये मसाइल हैं हमारे माशरे में। ये भी जान के 1974 से पहले चेस हराम नहीं थी। ये सऊदी अरब के एक उलमा इकराम ने फतवा दिया था। किसी और तरफ बहस चली जाएगी, लेकिन ये भी रोकी गई है, मुसलमानों के बच्चों से दूर की गई है चेस जान के। जो हदीस के हवाले हैं उनकी बड़ी तफसील के साथ मेरे पास पूरे पूरे रेफरेंसेस हैं, वो कुछ और बारे में बयान किया गया था।
तो बच्चों को ऐसी गेम सिखाएं, लूडो से दूर रखें, चेस पर लेकर आएं, फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। आपका बच्चा अगर शाम को थक के नहीं सोता, आपका बच्चा अगर शाम को खेल के थक के नहीं सोता, तो आप एक जो है ना वो गैंडा पाल रही हैं घर में, और कुछ भी नहीं है। बड़ा फर्क पड़ता है अगर बच्चा थक के सोना शुरू कर देना शाम के टाइम, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटी ठीक हो जाती है, पढ़ाई भी ठीक हो जाती है, जहन भी ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर शाम के टाइम वो खेल के थक हार के नहीं सो रहा, तो फिर मसाइल है। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, चीजें नहीं है, ये भी मसाइल हैं। अब तो बहुत कम्प्लेक्स इश्यूज हैं। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, ग्राउंड ज्यादा थे, घर कम थे। आपके साथ, आप जो बड़े हैं यहाँ पर, उनके साथ ऐसे ही होगा। अब नहीं है, फ्लैट्स में है, ग्राउंड है ही नहीं। बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लगता है, माहौल ऐसा है। तो हमने घर में ही सब कुछ करने की कोशिश कर दी है। तो ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, इस पे तो जितना बोला जाए, ये हर एक का मसले हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम कम करें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना करें, डिफाइन रखें। अच्छी बात है, आपने लिमिट लगाई हुई है, बड़ा ज़रूरी है। कार्टून पूरा एक एक टूल है जिसके ज़रिए आपका बच्चा डिट्रैक होता है और किया जाता है। ये भी एक पूरी पूरी अलग फिलॉसफी है। बच्चों को गेम्स पे लगाएं। मैं सिंपल अगर वन लाइन में कहूँ तो बच्चे को चेस सिखाएं, बहुत से मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स और एटिकेट्स। जी, सवाल आपके आ रहे हैं सर, फेसबुक पेज का बता दें। आप हैं फेसबुक पेज? सर फेसबुक पर आपकी पोस्ट नहीं आ रही। हाँ भाई, आजकल ज़रा वो क्या कहते हैं, ब्रेक लगवाई हुई है किसी ने। सर फेसबुक पेज का बता दें आप, फेसबुक पेज। मोहसिन आपको लिंक सेंड कर दूंगा, चलें कर देगा। ऐसा जी, मेंटल मैथ के बारे में हर सेशन में कोई एक तरीका बता दिया करें जो। हाँ, मेंटल सेशन उसके बारे में बात करेंगे ज़रूर। सर आपको मिल सकते हैं इस्लामाबाद में। जी जी, मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता, मैं खानपुर डैम के पास रहता हूँ। आप इसको भी मिलना चाहे, मोस्ट वेलकम। मैं तो हर वक्त इंतजार में होता हूँ मेहमानों के, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। इट्स लाइक का जंगल एरिया। मेरा लोकल लोगों से कोई मेल जोल नहीं है यहाँ पर। तो जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कभी भी आ सकता है। सर जी, आपने लव यू का जिक्र किया है। सर बहुत सारे घरों में अभी तक भी इसको गाली या नफरत लफ्ज समझा जाता है। मतलब के सुपरस्टिशन, जहालत उनसे। जी बिल्कुल, खत्म करें फिर। आप लें, बोलें जाके आई लव यू घर में, देखते हैं फिर ये जहालत खत्म होती है कि नहीं होती। अच्छा, चेस हराम है, हर वो काम हराम है जो आपका वक्त ज़ाया करता है। क्रिकेट भी हराम है अगर आप उस वक्त उठ के नहीं जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। लूडो भी हराम है। हराम हलाल से निकल आए थोड़ी देर के लिए। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं है यार। आपको लगता है अगर आप चेस खेल लेंगे तो अल्लाह आपको। पबजी खेलते हैं, वो उसके अंदर आपने बंदा भी है, उसके अंदर आपके पास टैंक भी है, उसके अंदर आपके पास बंदों को मार भी रहे हैं, उधर ठीक है, वो नहीं हराम हलाल होती। लेकिन चेस को आपने हराम करना है, कोई हराम नहीं है। दिशान उस्मानी साहब की वीडियोस दिखाएं बच्चों को। बच्चों को वीडियो देख के, अगर वीडियो देख के मैं नहीं सुधरा, आप नहीं सुधरे, बच्चे क्या सुधरेंगे वीडियो देख के? बच्चों के लिए यूज होता है प्रैक्टिकल। आप जो खुद कर रहे हैं वो करेगा। सीसीटीवी कैमरा होता है, रिकॉर्डर होता है, आप जो कर रहे हैं वो कर रहा है रिकॉर्ड, वो उसी तरह से बिहेव करेगा, सब कुछ वही करना है जो आप कर रहे हैं। सर आपका कोई तालीमी इंस्टीट्यूट है? नहीं जी, मेरा कोई तालीमी इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑनलाइन ही है, लेकिन कोई तालीमी इंस्टीट्यूट नहीं है। मोहसिन आपको लिंक सेंड कर देंगे। और जी चैट, सर आई एम अ चेस एक्सपर्ट, अब क्या होगा? चेस एक्सपर्ट, गुड, मेरे साथ खेलें चेस। ऑनलाइन जाएं, chess.com पे जाएं, रशियन के साथ खेलें, इंडियन के साथ खेलें। अभी इस क्लास से पहले भी 2 गेमें हारा हूँ मैं, एक रशियन से और एक अर्जेंटीना के एक बंदे से। chess.com पे जाके चेस खेला करें। पबजी भी नहीं खेलता, मैं वैसे ही पूछ रहा था, आज ही सुना मैंने। सिंपल सा रूल याद रखें, जिनके बच्चे चेस में प्लेयर होते हैं वो सुपर पावर बनती हैं, बस असूल। अमेरिकन बच्चे चेस में प्लेयर हैं, सुपर पावर बन गया। उसके बाद चाइना के बच्चे अब आगे जा रहे हैं, रशिया के बच्चे आगे जा रहे हैं, तो सुपर पावर मुल्कों के बच्चे चेस में आगे होते हैं। इससे बड़ी मैं आपको क्या लॉजिक दूं? तो हम दुनिया पता नहीं कर सकते जब तक, या हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे बच्चे चेस के प्लेयर नहीं बनेंगे। सर आपकी आईडी क्या है chess.com पर? शाहिद RSR के नाम से होगी। कैन यू विजिट कराची? कैन यू विजिट कराची? आते रहते हैं कराची यार, कराची भी आने में क्या है। चेस कहाँ से सीखी जाए? चेस कहाँ से सीखी जाए? chess.com पे ही सीख लेंगे आप चेस, कोई मसला नहीं है आपका। आई इनवाइट यू फॉर सेशन। चलें, जरूर बुलाइएगा, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम हाजिर हैं।
जी। और कोई सवाल? कोई माइक वाला सवाल? कोई माइक वाला सवाल? अच्छा, ये कैमरे का सेटअप मैंने ना आज उससे किया था, वो ओबीएस स्टूडियो है। जूम का कैमरा मेरा करप्ट हो गया था। ये बड़ा अच्छा है, नीचे नाम शाम लिखा हुआ है, इसमें स्क्रीन भी लग जाती है। मतलब कैमरे की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा रहा कि कैमरा आज इसमें आ गया। ये BSIT का स्टूडेंट डिग्री के साथ साथ और क्या कर सकता है? कोर्सेरा पे जाएं, यूडेमी पे जाएं, एडेक्स पे जाएं, फ्री कोर्सेज हैं। और अगर आप BSIT के हैं तो पाइथन के कोर्सेज लगा दें दो तीन। एक अमार हैं, अमार कोडियानिक के नाम से यूट्यूब का चैनल है, कोडियानिक। बड़े ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, PhD डॉक्टर हैं, जर्मनी में होते हैं, मलंग आदमी हैं। तो वो 40 दिन का चिल्ला करवाते हैं पाइथन में। वो लाजमी कर लें, आजकल उनका चल रहा है, 7 जनवरी को शुरू हुआ था, 7-8 हज़ार रुपये फीस थी। वही कोर्स उनका पूरे का पूरा लाइव रखा हुआ है यूट्यूब पर। तो 40 दिन का कोर्स है। पाइथन तो लाजमी सीखें अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। एक हमारा स्टूडेंट है अवैस, शायद क्लास में आया हो मेरे से, वो तैयारी कर रहा था एंट्री टेस्ट की आर्मी की, वो नहीं पास हो सका। वो चला गया, उसने वो बड़ा था कि सर वो मैंने पाकिस्तान के लिए ये करना वो करना। मैंने कहा तू छोड़, पाकिस्तान को नहीं कुछ भी करना है, तू आज से पैथॉन सीख, साइबर सिक्योरिटी में जा। पाकिस्तान को फौजियों को नहीं, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। तो उसका दूसरा सेमेस्टर अभी आधा हुआ है, और वो पाइथन फुल सीख चुका है 1.5 साल के अंदर। अब उसमें फुल काम कर रहा है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी लेने की कोशिश करता रहता है। तो 1.5 साल में उसकी कम से कम डगर चल पड़ी है। तो पाइथन सीखें। जी जैन अनम्यूट हैं जी आप, जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वो जो स्केयर वाला मैथ का फार्मूला बताया था ना, वो रिपीट कर दे, मैं भूल गई। चलें, वो अभी हम करवाएंगे आगे। मैं बता देता हूँ, मैंने कहा उतना इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपका, लेकिन ये भी चले इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्केयर से पहले हमें और सर बड़ी चीजें वो सीखनी है। जी जी। मैंने अपने बेटे को सिखाना है इसलिए पूछा है। अच्छा, वो अभी मैं आपको ना इसमें पूरा मेंटल मैथ की चीजें पढ़ाऊंगा, वो फिर डिटेल से, अभी सिर्फ स्क्वायर ना सिखाइएगा, पूरी तरतीब है, वो आप सब सिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, पाइथन वाले जी, उनकी ना डॉक्टर मार्क की बात की देखें। इल्म आ जाना एक अलग चीज है, उस इल्म को इस लेवल पे लेकर जाकर दूसरों को सिखाना, ये बहुत बड़ा स्किल होता है। बहुत अच्छे अच्छे यूडेमी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको पाइथन सिखा रहे हैं। किताबें भी हैं, कोर्सेज भी हैं। मैंने कोर्सेरा से किया था कोर्स पाइथन का, यू सॉरी गूगल से, गूगल के प्लेटफॉर्म से, ग्रो से। तो लेकिन डॉक्टर अमार का ये है कि वो पाकिस्तानियों की नेचर के मुताबिक स्लैंग लैंग्वेज, शुगर, पंजाबी स्वैग स्टाइल, उससे जो पढ़ाते हैं ना, तो उससे बड़ी अच्छी लर्निंग है। एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने फंड किया था, उनके कोर्स में इनरोल किए थे, बड़ी अच्छी फीडबैक है। तो गो फॉर, आंखें बंद करके पाइथन उनसे सीखें। सर आपकी वीडियो, अच्छा जी वीडियो बंद कर देते हैं फिलहाल, और अब आपके सवाल पढ़ते हैं। चैट में आपकी ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम अगले 5-10 मिनट में बाय बाय टाटा कर सकें। कहाँ से चैट ऑफ होती है यार? सर आपकी वीडियो थी बेटे के साथ, इस को आप निज़ाम शमसी के मुतालिक सिखा रहे थे, वो कौन सा टूल है? वो 3D का टूल है। इसमें आता है, अगर आप गूगल में सर्च करें और आपके पास मोबाइल थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल का है, तो गूगल आपको खुद दे देता है ऑप्शन 3D का, 3D सर्च का। सर एक्टिविटी बता दें जो फ़ायदा दे, जैसे चेस बताया है। हाँ जी सर, पता अच्छा सर कोई एक्टिविटी बताइएगा। अच्छा एक्टिविटी सर जी, GC यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई एडवाइस प्लीज़। ज़ीरो सॉफ्टवेयर सीख लें, जो लोग BCom कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ज़ीरो सॉफ्टवेयर सीखें, उसका कोर्स करें और जाके फेवरे पे लगा दें, और वहाँ से छोटे मोटे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग अकाउंटिंग पकड़ना शुरू कर दें। ज़ीरो, XERO के नाम से सॉफ्टवेयर है, पूरे यूरोप के अंदर हर जगह वही इम्प्लीमेंट है, बहुत आसान है। ये क्विक बुक शुक के चक्करों में ना पड़िएगा, ज़ीरो सॉफ्टवेयर सीखें अकाउंटेंट्स के लिए जो ऑनलाइन अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं। PSIET का स्टूडेंट हूँ, चलिए जी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा आखिर में जल्दी से वो मैडम की रिक्वेस्ट है, वो बताता चलूँ आपको, बच्चों वाली चीज़ है लेकिन चलें आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद एक्टिविटी, दो चीज़ें हैं जी। एक आपने एक्टिविटी कही, चैट आपकी ऑफ नहीं हुई, हाँ से ऑफ होगी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं इधर। नो, चलें चैट ऑफ हो गई। एक चीज़ जी, एक्टिविटी क्या करनी चाहिए? एक्टिविटी क्या करनी चाहिए?
माउस का जी, एक्टिविटी, दूसरा 5 केयर। ये तो मैं पिछले दिनों वीडियो भी आई थी फेसबुक पे, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी देखें। एक्टिविटी में मैं जो मशवरा दूंगा आपको, एक तो एक्टिविटी आपको ये करनी चाहिए कि नेचर से अपने आप को करीब करने की कोशिश करें। दिन में आपके पास कोई एक लम्हा ऐसा जरूर हो जिसमें आप सारे इन फजूल इंसानों से छोड़ के सबको, और आपका कोई एक लम्हा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो किसी नेचर के एलिमेंट के साथ हो। वो सूरज हो सकता है, दरख्त हो सकता है, हवा हो सकती है, ठंड हो सकती है, गर्मी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है, फूल हो सकते हैं, सूखे हुए पत्ते हो सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली, परिंदे, चरिंद, कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस। वो एलिमेंट अपनी जिंदगी में ऐड करें नेचर का। इससे जितनी आपकी ताकत बढ़ेगी ना नॉलेज की, आपकी सोच, आप कहेंगे यार ये कौन सा तरीका है सीखने का, बहुत कुछ सीखेंगे। सूरज जो है ना, अभी सर्दियों में खास तौर पे एहसास होता है, 3 दिन ठंड रहे, उसके बाद जिस दिन सूरज निकलता है, इंसान का दिल करता है, मैं सोचता हूँ वो जो पहले लोग सूरज की प्रशंसा करते थे, मुझे समझ आती है क्यों करते थे। वो क्यों इबादत करते थे सूरज की। और भाई सूरज इतनी जिंदगी बख्शता है इंसान को, है तो अल्लाह का बनाया हुआ, हम तो हर खुदा पे यकीन रखते हैं, खुदा की सब चीजें बनाई हुई हैं। लेकिन उनके पास तो इल्म नहीं था ना, वो तो सुबह उठते थे तो एक सूरज चमक रहा होता था, वो कहते बस भाई यही सब कुछ है, इसी से फल पकता है, इसी से सब कुछ होता है, तो रोशनी। तो सूरज, चांद, सितारे, बादल, मगरिब के वक्त और बादल, रात के वक्त और कलर, कभी ऑरेंज कभी ग्रे, तो ये चीज करें। इसके अंदर स्पेसिफिक अगर आप जाते हैं तो दैट इज द प्लांटेशन। एक प्लांट रख लें घर के अंदर, नहीं जगह तो गलमा तो आ ही जाएगा ना घर में। अगर आपकी जगह घर में है तो गलमे की जगह भी घर में बन ही जाएगी कहीं ना कहीं। मनी प्लांट का रख लें, गुलाब का रख लें, किसी और का रख लें। इससे आपको टाइम लाइन आपकी सेट हो जाएगी, जल्दबाजी खत्म हो जाएगी। आपको पता है भाई साहब, बीज डाला है, पौधा लगाया है, जाके बाहर में ही फल देगा। खजा में कुछ नहीं कर सकता, पावे उसमें जितनी मर्जी खाद डालो, पावे उसका ऐड चलाओ, पावे उसका यूट्यूब पे ऐड चलाओ, फेसबुक पे ऐड चलाओ, उससे कुछ नहीं करना। वो अपने वक्त पे आकर रिजल्ट देगा। तो प्लांट से ना, आप, मेरी अपनी जिंदगी की टाइमलाइन खराब हुई हुई थी, जल्दबाज बहुत था मैं, तो अभी भी हूँ। तो मेरी सारी टाइमलाइन ना एक गलमे से सेट हुई थी। गलमा मुझे गिफ्ट कर गया, उसके बाद वो गलमों से पूरी 4 गलमे बने, 5, 6, 7, 8, वो पूरा लॉन और पता नहीं कितना कुछ अंबार मैंने लगाया हुआ है अपने घर के इर्द गिर्द। उससे टाइमलाइन सेट हो गई, उसे पता लग गया नहीं भाई, कुदरत का कानून है, वक्त लगेगा। तो ये 2 चीज़ एक्टिविटी कर लें। बाकी चेस खेलें मोबाइल के ऊपर, वो एक अच्छी एक्टिविटी है। और पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें, और कोशिश कीजिएगा पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ेगा, फिजिकल किताब लेकर आएं, फिजिकल किताब पढ़ें। हाथ के लम्स जो है ना, आपकी उंगलियों की जो पोरें हैं, ये जब टच करती है ना किताब को, तो इसमें इससे भी इल्म ट्रांसफर होता है। चिप लगी हुई है आपकी उंगलियों के ऊपर, हाथ की उंगलियों पे किताब टच हो रही हो, आंखों से आप पढ़ रहे हो। ये पूरे का पूरा एक तरीकेकार है, एक इन्वायरमेंट है इल्म हासिल करने का। ये नहीं है लंबे पड़े हुए हैं, रात के टाइम पीडीएफ किताब खोली हुई है, किताब पढ़ रहे हैं, दरमियान में जानू का मैसेज आया, चलो जी वहां चले गए, फिर थोड़ी बार किताब पढ़ी, फिर मानू का मैसेज आया, फिर तो चले गए, फिर सीख लिया आपने। 5 का स्क्वायर जी, 5 का स्क्वायर, ये अब मेंटल मैथ में पढ़ेंगे। एक पूरा फार्मूला A+B² = उसको जब ओपन करते हैं, ये वही चीज़ है, उसकी बेस पे कैसे बना हुआ है। 5 का स्क्वायर हो तो 25 होता है, सबको पता है। इस रूल की बेस पे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे 5 आता हो, जैसा कि 35 का स्क्वायर लेना हो, तो ये ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा 25 पे। ऑलवेज लास्ट नंबर हमेशा 25 ही होगा। इससे पहले वाला जो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने से एक बड़े से। 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 आ जाएगा। 65 का स्क्वायर, इसका तो 25 ही आ गया। 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 42। इस तरीके से 5 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम सीखेंगे अपने मेंटल कोर्स के अंदर के 67 का, 81 का, 73 का, 99 का, 91 का, 92 का, 13 का, 27 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो भी आप जुबानी निकाल लेंगे। जी अतीक रहमान, आपका माइक ऑन है। लास्ट क्वेश्चन।